नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। 17 फरवरी से बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम लेने जा रही है। इसके लिए डेट भी जारी हो चुका है, समय बहुत कम है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। इस पोर्शन में ऑब्जेक्टिव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसको रंगने वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। आइए हम लोग आज सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर में हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर 1 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आपको दिन में 2 से 3 वीडियो मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट मेरे ही चैनल स्टडी बाय एस कुमार पर आपको कवर करवाए जाएंगे। यह चैप्टर आज आप सबके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगले वीडियो में अगले चैप्टर की बात करेंगे, यूरोप में समाजवाद एवं साम्यवाद। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कोसूथ द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? फ्रांस में सामंतवाद का अंत 4 अगस्त 1789 को हुआ था। 4 अगस्त 1789 को हुआ। नेपोलियन, चौथा क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन संहिता किस वर्ग द्वारा वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया? इसका आंसर है 1804। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। छठा क्वेश्चन है आपका, इटली तथा जर्मनी में वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, 1829 में एड्रिनोपुल की संधि किस देश के बीच हुई? 1829 में एड्रिनोपुल की संधि किस देश के बीच हुई? यह तुर्की और रूस के बीच हुई थी। यह तुर्की और रूस के बीच हुई थी। 8वां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1861 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1861 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? उसे 1862 में नियुक्त किया गया था। 1862 में बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसका ऑप्शन ऊपर है, देखते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसका सी होगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस में हुई थी? बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस जो 1815 में हुआ था उसमें हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यह यूनान है। यूनान का साहित्य एवं विज्ञान यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध
किस संगठन से? कार्बोनेरी मिजनी, सॉरी, मेजनी का संबंध कार्बोनेरी संगठन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी को जीतकर जर्मन राइन क्षेत्र का निर्माण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, व्यापारियों की यह एक संस्था थी। आप लोगों के क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, आप लोग सही सही आंसर मारिएगा। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क द्वारा किया गया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क द्वारा किया गया। चलिए बिस्मार्क द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ के राजा घोषित किया? इसका आंसर यूनान। यूनान को मिस्र से आजाद कर ऑटो को नेतृत्व में घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, यूनान की एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वां और उसकी रानी को फांसी की सजा दिया था? फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वां तथा उसकी रानी को फांसी की सजा दिया था? यह है कॉन्वेंशन। वहां की एक संस्था थी कॉन्वेंशन, उसने वहां के राजा और वहां की रानी को फांसी की सजा दी थी। चलिए अब अगला पेज पर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? इसका आंसर बी होगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? एड्रियानोपल की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, नव गुएल्फा आंदोलन का प्रणेता कौन था? नव गुएल्फा आंदोलन का प्रणेता कौन था? ये जियो बर्टी था। जियो बर्टी को नव गुलेवा आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम जर्मनी का एकीकरण हुआ? 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम जर्मनी का एकीकरण हुआ? ये सेडोन का युद्ध, सेडोन के युद्ध के परिणाम जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसका सेडोन का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ? 24 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान में कब विद्रोह हुआ? इसका आंसर है 1821। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई? हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई। यह लंदन में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? यह टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? इसकी सार्डिनिया पिडमाउंट द्वारा वियना सम्मेलन की मेजबानी किया गया था। सार्डिनिया पिडमाउंट द्वारा। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? यह है 1804। 1804 में फ्रांस में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? इसका सही आंसर है
मेग्यार भाषा बोलती थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है 1815। 1815 में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862 में। 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसका। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो हम सभी जानते हैं फ्रांस में इसका शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत थी? राष्ट्रीय भक्ति मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय गीत थी? मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत थी? यह फ्रांस का था, यह फ्रांस का राष्ट्रीय भक्ति गीत थी। चलिए आगे देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। यह सीडान का युद्ध लड़ा गया था। सीडान का युद्ध 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, क्योंकि प्रसा जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था और फ्रांस इसमें बाधा थी, इसीलिए प्रसा को 1870 में फ्रांस से सीडान की युद्ध करनी पड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? देखिए, राष्ट्रवाद की भावना का उदय फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। राष्ट्रवाद की घटना का उदय फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? हम सभी जानते हैं यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना मेजनी द्वारा किया गया था। यंग इटली की स्थापना मेजनी द्वारा किया गया था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, यंग यूरोप की स्थापना किसने थी? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यह 1900 सॉरी इसमें सभी ऑप्शन गलत है। इसमें 1828 में यंग यूरोप की स्थापना मेजनी द्वारा किया गया था, इसलिए इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। सेडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरिबाल्डी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्साय की संधि कब हुई? वर्साय की संधि कब हुई? यह 1919 में हुई थी। वर्साय की संधि 1919 में हुई थी। 45 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिख क्या था? मेटरनिख क्या था? मेटरनिख निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन है आपका, तानाशाह, प्रजातांत्रिक, प्रतिक्रियावादी, घोर सामंतवादी। यह प्रतिक्रियावादी था, यह घोर प्रतिक्रियावादी था। कहे तो घोर प्रतिक्रियावादी। मेटरनिख का पतन कब हुआ? मेटरनिख का पतन कब हुआ? मेटरनिख का पतन 1848 में, मेटरनिख का पतन 1848 में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? वह एक सफल कूटनीतिज्ञ था। वह एक सफल कूटनीतिज्ञ था। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? वह इटली के एकीकरण के तलवार गैरिबाल्डी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी को माना जाता है। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग देखिए और जहां त्रुटि लगे आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और मेरे चैनल स्टडी वाई एस कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। महेश कुमार आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।